1 बज गया। वैसे कायदे से 12:30 से 1:30 बजे की क्लास मेरी होती है, जिसमें 15-20 मिनट ही बस बचे। कोई बात नहीं, आज हम कहानियाँ पढ़ते हैं आगे। कल अकबर तक पढ़ा था, चलो आज हम अकबर से आगे पढ़ लेते हैं। अकबर कंप्लीट हो गया और आज पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तुम्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप शांति से बस कहानी सुन लो, फिर किताब तुम्हें आसान दिखेगी। आज हम बात करने वाले हैं जहांगीर की। कल हमने जाना था, 2 दिन से हम अकबर की बातें करें। परसों हमने टेबल के फॉर्म में पढ़ा था, कल डिटेल पढ़ा था। अकबर एक ऐसा आदमी था जो था तो अनपढ़, लेकिन इसने सुन के इतना ज्ञान हासिल किया कि ये इस डिसीजन पे पहुंचा कि सब धर्म अच्छे हैं, जिसका जो मन करे उस धर्म को अपनाओ, चाहे कोई हिंदू बनो, मुसलमान बनो। इसके टाइम तक क्रिश्चियनिटी भी आ गई थी, तो इसने कहा जिसका जो मन करे वो काम करो, भी बातचीत मत करो, सुनो और समझ लो। इसने सब धर्मों को बराबर माना, और सबसे बड़ी बात है इसने हर आदमी को स्वतंत्रता दी कि जिसका जो मन करे ना उस धर्म को अपना लो, कोई मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है। अदरवाइज इतना बड़ा राजा था, डरा धमका के, इसी के वंश में तो औरंगजेब हुआ ना, जो कैसे कट्टर सुन्नी मुसलमान बनेगा। तो इसने हर एक को स्वतंत्रता दी, और हमने पढ़ा था किस तरह से इसने 1571 में फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी ले गया, फिर वहां से 1585 में लाहौर शिफ्ट कर गया। उस बीच में इसके बेटे का भी जन्म हुआ, इससे 2 साल पहले, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर को। जहांगीर फेवरेट बेटा मान लो अकबर का, या कह लो कि भाई बहुत लंबे चौड़े इसके मन्नतें मांगने के बाद जहांगीर का जन्म हुआ, और जहांगीर पैदा हुआ था 1569। अब तुम्हें शांति से सिर्फ सुनना और समझना है, फिर ये सारा टॉपिक बहुत आसान है। 1569 में जो आपका एक शहर था ना आगरा, इसके पास एक इलाका था जिसको सीकरी कहते थे। आज भी एक गांव है सीकरी। अगर कभी आप फतेहपुर सीकरी घूमने जाएं तो जो बहुत बड़ा महल है ना, इसके ठीक बाहर की तरफ छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सीकरी। इस सीकरी के पास ही, यहीं पर इसके हेरफेर में ही एक कुटिया हुआ करती थी, छोटी सी झोपड़ी टाइप डाल रखी थी एक बहुत बड़े आदमी ने, जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इस सलीम चिश्ती की दरगाह थी जहां लोग भी मन्नतें मांगने आते। जिंदा बैठा हुआ एक ये पीर था, या मान लीजिए कोई सूफी संत मान लीजिए इसको। तो यहीं पे आके कभी अकबर ने नंगे पैर आके एक तरह से वो कहा था कि भाई मेरे बेटे का जन्म होगा तो मैं कुछ करूंगा, यहाँ दान दक्षिणा दूंगा। तो यहीं पे बाद में इसके बेटे का जन्म हुआ, इसी के कुटिया में इस सलीम का जन्म हुआ, और इसीलिए इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम। तो सलीम के पीछे लॉजिक था, जब ये बेटा पैदा हुआ तब ना उस टाइम पे बहुत बच्चे मर जाते थे पैदा होके, तो इसने कहा भाई 2 साल ठीक ठाक निकल जाए तो मैं कुछ और दान दक्षिणा करूंगा। तो 2 साल बाद 1571 में इसने यहाँ ये पूरा शहर बसा दिया था, जिसका नाम क्या रखा था? फतेहपुर सीकरी। तो सीकरी गांव उस टाइम पर 1571 के आसपास ही ये गुजरात को जीत के लौटा था। तो फतेह करना एक शब्द है, फतेह करना मतलब जीतना, तो इसने फिर इसीलिए सीकरी के पास फतेहपुर सीकरी करके पूरा शहर बसा दिया। और शहर क्या बसाना था, वो गांव ऑलरेडी था वो बाहर छोड़ दिया, और ऐसे पूरी बाउंड्री बना के बड़ी सी, और कह दिया भाई ये राजा का शहर है, और इसी को आज हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर और सीकरी 2 अलग अलग एरियाज हैं, देखने में आपको एक लगेगा, वैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। फिर इसने इस फतेहपुर सीकरी में अपना और अपनी वाइफ का और इस तरह से सारे जितनी चीजें थी, क्योंकि अकबर बना रहा है, अकबर तो बहुत बड़ा राजा, ढेर पैसा है, तो इसने यहाँ पे फिर पंचमहल बनाया। जैसे एग्जाम में कई बार आ जाते हैं ये पंचमहल की खूबसूरती ये है कि सबसे नीचे वाली बिल्डिंग बड़ी है, उसके ऊपर छोटी, फिर उसके ऊपर और छोटी, और 5वीं मंजिल आते आते बहुत छोटी, तो देख के लगता है नीचे से ऊपर तक का सब विजिबल है। ये पंचमहल, यहीं पे इसने अकबर ने जोधाबाई महल बनवाया। वो मूवी में आपने देखा ना, थोड़ा उसमें तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आज भी कहते हैं जहां तुलसी लगी हुई थी वो ऐसे का ऐसा देखा मैंने भी है, तुलसी का पौधा उसमें नहीं है, लेकिन जोधाबाई महल अगर यहाँ था तो यहाँ वो एरिया आज भी है। हमारे हिंदुओं में पहले आंगन में तुलसी लगाने का प्रचलन था ना, आज भी इस महल के बाहर वो जगह है, कहते हैं जहां जोधाबाई ने तुलसी का पौधा लगाया था। यहीं पे फिर अकबर का महल और इस तरह की बहुत ढेरों सारी बिल्डिंग्स जैसी हुआ करती थी, बीरबल का महल और तानसेन भवन सब कुछ है यहाँ। तो अकबर ने जब ये सब बनवाया तो ये सब एक फ्री में मिल गया जहांगीर को, तो जहांगीर को ये सब चीजें बनी बनाई मिली। लेकिन इसके पिताजी ने 1571 के इस शहर को 1585 में छोड़ दिया, और हम जानते हैं राजधानी वो लाहौर। इसका लॉजिक था, क्यों इतना बड़ा शहर बना के छोड़ा? कारण था यहाँ पानी की कमी थी, पानी की कमी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती थी। तो इतनी बड़ी आबादी को राजा हर टाइम एक टेंशन की पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो उसने कहा हम अपनी राजधानी को उठा के वहीं ले जाएंगे जहाँ की हर चीज़ बड़ी बढ़िया है और माहौल भी अच्छा है। तो यहाँ से पानी की कमी के चलते बसा हुआ पूरा शहर छोड़ के ये लाहौर चले गए थे। यानी सिकंदर, ये जो क्या नाम है इसका, जहांगीर को सारी प्रॉपर्टी बनी बनाई मिल गई। अब जो जहांगीर है, अकबर चालाक तो था ही, चालाक आदमी ही इतना लंबा टिक सकता है, कितना लंबा राज किया ना अकबर ने। अकबर आप लगाओ 1556 से 1605, इस टाइम पे राज करने में इसने वैवाहिक नीति का भी इस्तेमाल किया, और जब इसके बेटे जवान हो गए तो अपने लड़कों की शादियां इसने राजपूतों की लड़कियों से कर दी, ताकि भाई रिश्तेदारी बनी रहे और हमारे ऊपर अटैक ना हो। उसी सीरीज में जहांगीर की शादी, जब ये 16 साल का था, ये पैदा कब हुआ? 1569 में।
85 के आसपास की घटना है ये। जब ये 16 साल का था तब इसकी शादी इसने अकबर ने उस टाइम के राजपूत राजाओं में कर दी। पहली शादी इसकी हुई थी, मानसिंह नाम का राजा था ना, राजा मानसिंह। किसके दरबार में था वो? अकबर। तो अपने दरबार में मानसिंह, राजा मानसिंह था ये, वैसे इसका सेनापति था ये। इसके नवरत्न थे ना, 9 बड़े आदमी, जिनमें से अकबर के पास मानसिंह नाम का प्रधानमंत्री था या बड़ा सेनापति था। तो ये आपके यहाँ का राजा था। इसकी बहन से शादी कर दी जिसका नाम था मानबाई। तो अकबर ने अपने बेटे की शादी, पहली शादी किससे की है? मानबाई। मानबाई से इसका एक बेटा जन्मा, जहांगीर, और मानबाई का एक बेटा जिसका नाम है खुसरो। खुसरो जब बचपन में था ना तो उसको फील होता था कि इसके पिताजी इसकी माँ को वो इज्जत नहीं देते जो उसको मिलनी चाहिए। एज वाइफ मानबाई की बेइज्जती बचपन से इस बच्चे को लगती थी, और इसीलिए कहीं ना कहीं खुसरो के मन में किसके प्रति अच्छी भावना नहीं थी? जहांगीर। और क्योंकि ये यंग एज में ही पैदा हो गया तो अपने पिता से ये बस मान लो 20 साल छोटा रहा होगा, तो इसके मन में था कि जब मौका मिलेगा ना तो जैसे ये गद्दी पे बैठेंगे मैं इनको मार के गद्दी मैं हथिया लूंगा। यानी बचपन से खुसरो अपने पिता के प्रति नेगेटिव भावना लेके बड़ा हुआ। इसकी मनपसंद शादी मानबाई से बिल्कुल नहीं थी, ये इसके पिताजी की करवाई हुई शादी थी। और इसके तुरंत 1-2 साल बाद इसके पिताजी ने दूसरी राजपूत महिला से इसकी शादी करवाई। तब तो शादियां ढेर ढेर हुआ करती थी। तो राजपूत से दूसरी शादी हुई, जिस महिला से फिर आगे जाके शाहजहां का जन्म होगा। उस महिला का नाम था जगत गोसाई। मानबाई का नाम चेंज कर दिया गया था उस टाइम, मरियम करके नाम कर दिया था, बाद में जगत गोसाई। लेकिन हम हिंदी से पढ़ लेते हैं, याद रखना आसान होगा। जगत गोसाई से ही इसका बेटा जन्म लेगा जो आगे जाके राजा बनेगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? शाहजहां। शाहजहां। ये शादियां इसकी मनमर्जी की बिल्कुल नहीं है, ये अकबर की वैवाहिक नीति के कारण है। जब ये 42 साल का हुआ, 42 ईयर्स का, तब इसने, एक आदमी था जिसको शेर ए अफगान ये उपाधि रही होगी, ये कहते हैं इसने इसका मर्डर कर दिया। और इसकी पत्नी जब विधवा हो गई तो उससे इसने शादी कर ली, जिसको इसने आगे जाके बहुत फेमस आप जानते हैं, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां, ये दिया हुआ नाम था, जहां दोनों के नाम में दिखाई दे रहा है। तो जहांगीर ने अपनी मर्जी से जो शादी की थी वो 42 साल की उम्र में शेर अफगान की विधवा से की। फिर लेकिन ये औरत इतनी चालाक और इतनी शातिर दिमाग थी कि इसने अगले जितने साल ये जिया उसमें राज इसका चला। ये शादी इसकी लेटर स्टेज में हुई है। ये पैदा कब हुआ था? हाँ, तो 1611 में इसकी शादी हुई है और 1627 में ये मर जाएगा। जहांगीर या शाहजहां आएगा ना 1627 में, तो आप ये लगा लो 11 के बाद किसका सिक्का चला है? नूरजहां। और नूरजहां बहुत शातिर और तेज दिमाग महिला थी। इसने सिर्फ जहांगीर को तो कंट्रोल किया ही किया कि मेरा मेरा राज चले, जहांगीर जैसा मैं चाहूं वैसा करे। इसके अलावा नूरजहां अपने भाई को, अपने पिता को और अपनी माँ को इसने सबको यहाँ स्थापित करवा दिया, जबकि खुद एक विधवा महिला थी। देखा जाए तो विधवा महिला की उस टाइम में क्या चलती होगी, लेकिन इसको देखो, इसके भाई जो थे, अपने भाई की बेटी जब बड़ी हुई तो अपने जो ये राजा था ना, क्या नाम था इसका? जहांगीर के कई बेटे हुए थे। अपने पति के किसी और पत्नी से जो बेटा था शहरयार, अच्छा, अपने भाई की जो शादी कराई भाई की बेटी की, वो इसके एक बेटे से करा दी जिसका नाम आगे जाके आप पढ़ेंगे शाहजहां के नाम पे, जिसको खुर्रम भी कहते थे। इससे करा दी अपनी भाई की बेटी, जिसको मुमताज महल के नाम से तुम जानते हो, ताजमहल। और अपने पिता को इसने बना लिया एतमाद दौला, और इसको शाही दीवान बनवा दिया। यानी पैसा सारा इसके पिता देखेंगे। इसके पति की टेरिटरी में जितना पैसा आएगा वो इसके पिताजी के हाथ से होकर जाएगा। उनको पता है कहाँ कैसे कितना पैसा आता है, तो अपने पिता को सेटल कर दिया बढ़िया तरीके से। और जब ये मरे ना तो इनके नाम पर आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा है। इस मकबरे में भी उस टाइम पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्योंकि इस मकबरे में पहली बार पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया, जिसमें संगमरमर के पत्थर को काट के और उसमें हीरे जड़े जाते हैं। तो अपने पिताजी के मरने के बाद इसने जो मकबरा बनवाया, इसमें मान लो कोई ऐसा फ्लावर बनाया तो इस फ्लावर को संगमरमर पे पहले काटा गया पत्थर पे, और उसके अंदर फिर बेशकीमती हीरे जवाहरात भरवा दिए। इस स्टाइल का नाम क्या होता है? पित्रादुरा। इंडिया में पित्रादुरा शैली का पहला मकबरा किसका है? ये कोई राजा नहीं है, ये किसके पिता हैं? और नूरजहां ने अपने पति के जो टाइम चल रहा था उस टाइम अपनी पूरी फैमिली को वेल सेटल्ड बना दिया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी माँ, जिन्होंने उस टाइम पर गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, यानी परफ्यूम बनाने का एक जो अपना तरीका था वो किसकी माताजी ने डेवलप किया था? नूरजहां। तो इसकी माँ का भी नाम हो गया, पिता के लिए एतमाद दौला का मकबरा और वो दीवान, शाही दीवान बनवा दिए, और भाई की बेटी की शादी करवा दी जहांगीर के दूसरे बेटे से। अब इसका जो पति था ना, जिसकी ये विधवा थी, जिसका नाम क्या था? शेर अफगान, उससे इसकी एक बेटी जन्मी थी जिसको लाडली बेगम कहते थे। इसकी अपनी बेटी, इसका मतलब जो पहली शादी थी उससे इसकी बेटी थी लाडली बेगम। इसकी शादी करवा दी जहांगीर के एक दूसरे बेटे से जिसका नाम था शहरयार। इनकी हिस्ट्री भी समझना बड़ा मुश्किल है। शहरयार, अब शहरयार जो है, इसको ये चाहती है कि ये राजा बन जाए, क्योंकि भाई अपनी बेटी को सब चाहते हैं मेरी बेटी राज करे। तो शहरयार की शादी किससे हुई है? लाडली बेगम से। शहरयार किसका बेटा है? जहांगीर का, लेकिन उसकी माँ अलग है। लाडली बेगम किसकी बेटी है? नूरजहां की, लेकिन उसके पिता अलग हैं।
अब ये जो कॉम्बिनेशन बनाया इसने, तो इसकी इसकी इच्छा थी कि अगला राजा कौन बने, शहरयार, लेकिन ये काबिल नहीं था। ये 23 साल में तो मर गया, मतलब मार डाला। तो इनकी जोड़ी से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया इसका ये भाई, क्योंकि इसकी बेटी की शादी किससे हुई थी, ये। अब ये दोनों भाई बहन 36 का आंकड़ा करके आपस में लड़ेंगे कि मेरी बेटी का पति जो है वो बनेगा राजा, वहां वो कहेगी मेरी बेटी का पति। और वो दोनों भाई हैं, एक खुर्रम और एक शहरयार। अब वो दोनों भी आपस में लड़ेंगे और झगड़ेंगे। फाइनली जाके इसके भाई का जो दामाद है ना खुर्रम, ये राजा बनेगा। और जब ये राजा बनेगा, कौन मरने के बाद ऐसा होगा, जहांगीर मरेगा 1627 में। और तब फिर गद्दी कौन संभाल लेगा, शाहजहां, जो किसका हस्बैंड है, मुमताज महल का, जो किसकी बेटी है, नूरजहां के भाई की बेटी है। अब इसका दुश्मन कौन बन गया, हाँ, जिसकी पत्नी कौन है, लाडली बेगम, जो किसकी बेटी है। तो अब ये आपस में लड़ेंगे और महज 3 महीने का ये राजा बनके लाहौर में बैठेगा। और जैसे ही इसके हाथ में गद्दी आएगी, ये तुरंत से, क्योंकि लाहौर राजधानी थी 1585 के बाद, ये यहाँ से सेना भेजेगा और शहरयार को 23 साल की छोटी सी उम्र में ही मरवा देगा अपने बाकी भाई बंधुओं को। इसका जो मानबाई का बेटा था ना, क्या नाम था उसका, खुसरो, वो भी दुश्मन था, लेकिन खुसरो पहले ही मरवा दिया था जहांगीर ने। इसका लॉजिक था कि जब जहांगीर राजा बना तो खुसरो बचपन से उसके प्रति नेगेटिव था, उसकी इच्छा थी मैं इसको राजा बनते ही मार के मैं राजा बनूंगा और अपनी माँ को उसकी जो स्थिति थी वो वापस दिलवाऊंगा। तो जहांगीर ने राजा बनते ही, राजा कब बना था ये, 1605 में। 1606 में खुसरो ने, सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनके पास जाके और कहा गुरुजी आपके साथ तो बहुत बड़ी सेना है, आप मेरा साथ दे दो और हम मिलके किसको मरवा देते हैं, जहांगीर को। अर्जुन देव जी इसकी बात मान गए और इन दोनों ने मिलके किसको मारने का प्लान बनाया, जहांगीर। ये बात जहांगीर को पता चल गई तो जहांगीर ने पहले ही 5वें गुरु का मर्डर करवा दिया और अपने बेटे को पकड़ के इसको दे दिया शाहजहां को कि जो तेरा मन करे वो तू इसको मार जिंदा रख। तो पहले कहते हैं अंधा करवाया और बाद में इसको फील हुआ कि कल को मेरा ही दुश्मन बनेगा, पिताजी तो लुढ़क जाएंगे, आगे जाके मुझे ही दुखी करेगा, इसीलिए इसने खुसरो को उस टाइम पर ही मरवा दिया। तो ये 3 भाई मान लो कौन कौन हुए, शाहजहां, खुसरो और शहरयार। शहरयार किसका हस्बैंड है, जो किसकी बेटी है, और नूरजहां के भाई की बेटी का हस्बैंड कौन है, शाहजहां। ये दोनों लड़ेंगे, शहरयार मर जाएगा और शहरयार को मारने के बाद ये जहांगीर की पत्नी को, जिसका नाम क्या था, नूरजहां, उसको कहेगा आप 2 लाख रुपए पकड़ो और लाहौर में जाके रहो। वो लाहौर में अपना बुढ़ापा काटेगी, 2 लाख रुपए सालाना पेंशन देके उसको भगा देगा। और इस तरह से अब भारत पे किसका राज हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां जो है, इसकी पत्नी है मुमताज महल, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मुमताज महल के लिए क्या बनाया था इसने, इसके नाम में छिपा था, मुमताज महल के लिए बनाया जाएगा ताजमहल, और ताजमहल बनाने में लगेंगे 22 साल। इसीलिए ताजमहल कभी आप घूमने गए हैं तो जब एंट्री करते हैं आप, तो वहां ऊपर ना मीनार टाइप है, छोटी छोटी सी, ऐसे पहली जो ऐसे बड़ा सा गेट आता है, इसके ऊपर ऐसे करके ना मीनार टाइप है। तो अगर आप कभी वहां जाके देखेंगे, गिनेंगे, तो ये 22 मीनार हैं। तो इसका लॉजिक बताया जाता है कि हर साल की पहचान एक मीनार थी। तो कितने साल लग गए थे, 22 साल। 1631 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 22 साल बाद बनकर 1653 में ये तैयार था। और इसके बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ, आप सब जानते हैं। व्हाइट मार्बल जो कि कहाँ से मंगवाया गया था, मकराना, ये ताजमहल बनाने में काम आया था। और इसने अपने टाइम में खूब पैसा खर्च किया, दुनिया भर की बिल्डिंग्स बनवाई। जो शाहजहां था ये शौकीन था बिल्डिंग्स बनवाने का, आर्किटेक्चर का बड़ा शौक था, इसलिए कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। किसका काल था, शाहजहां के टाइम में। जब इसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, उसके बाद फिर इसके घर में भी कलह कलेश, और इसकी मुमताज महल और इसके 4 बेटे और 3 बेटियां जिंदा रहे थे। वैसे इनके 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 तो लुढ़क ही गए थे। 4 बेटे जो बचे थे उनमें औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और एक और क्या नाम था, एक का नाम दिमाग से निकल गया, अभी किताब में आ जाएगा, मुराद नाम था शायद, मुराद। तो ये 4 लड़के जो थे, इनमें सबसे ज्यादा काबिल बनेगा औरंगजेब, और आगे जाके औरंगजेब ही राज करेगा और अपने पिता शाहजहां को 3 युद्ध लड़के, बाप और भाई सबको खत्म कर देगा। शाहजहां के बेटे इसने बांट दिया था अपने बेटों को कि भाई तुम एक इस इलाके में चले जाओ, ये शांति रखो और सुनो ध्यान से। मुराद को दे दिया था गुजरात सौराष्ट्र वाला इलाका, दक्षिण की बेल्ट में इसने भेज दिया था औरंगजेब को, और इस तरफ शाह शुजा नाम था इसके इस बेटे का, जिसने बंगाल संभाला। क्या नाम था इसका, शाह शुजा। और जो उत्तर की बेल्ट थी ना, पूरी लाहौर से और आगरा फतेहपुर सीकरी तक, यहाँ ये खुद बैठता था, और इसके साथ इसका बड़ा बेटा जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा पढ़ा लिखा और काबिल लड़का था, और इसकी नीति अकबर से प्रभावित थी, जो इक्वलिटी में विश्वास करता था, सब धर्मों की अच्छाई। कहते हैं इसने भारत के हिंदू धर्म की भी ढेरों किताबें पढ़ी थी और फारसी में अनुवाद करवाई थी, हमारी महाभारत और ये सब पढ़ी थी इस आदमी ने। तो ये 4 भाई हैं, चारों का नेचर अलग है। ये काबिल ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये आपस में टक्कर लेंगे। और जब जैसे ही खबर फैलेगी कि इनके पिता बीमार
हो गए, मरा नहीं था, सिर्फ बीमार हुआ था। तो ये बड़ा चालाक था, इसको लगा पिताजी बीमार हो गए तो लुढ़कते ही होंगे, और अगर वो चले गए तो मैं रह जाऊंगा क्योंकि मैं दक्षिण में बैठा हूँ, तो मुझे तुरंत जाके वहां देखना चाहिए। 1658 में वो बस बीमारी की खबर से अपनी फौज लेके तुरंत इसके पास आया और बोला, मुराद मैं और तू छोटे, हम पीछे रह जाएंगे, और कौन हड़प लेगा प्रॉपर्टी को? दारा और ये शाह शुजा। तो ये मुराद इसकी बातों में आ गया। मुराद ने कहा ठीक है हम अटैक करते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपने बड़े भाई और पिताजी की जो शाही सेना थी, जो पुराने टाइम से चल रही थी, इनके ऊपर अटैक कर दिया। ये युद्ध कहलाता है धर्मत का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मत के युद्ध में शाही सेना हरा दी मुराद और औरंगजेब ने। इसके बाद फिर एक लड़ाई हुई, उसे हम कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, इस युद्ध में इन्होंने फिर शाही सेना को हराया और अपने पिता को पकड़ लिया। दाराशिकोह को तो भाग गया, लेकिन इसके पिता इसके कब्जे में आ गए और अपने पिता को पकड़ के कहा कि पिताजी आपने बहुत बढ़िया जीवन काट लिया, या आपने इतना खर्चा करवा के ताजमहल बनवाया, आपको बंद कर देता हूँ, ताजमहल को देखते रहना आराम से। और एक बड़े से किले में, आगरा के किले में एक एरिया में अपने पिता शाहजहां को इसने कैद कर दिया। यहाँ से कहते हैं खिड़की से शाहजहां रोज सुबह शाम देखते रहते थे खूबसूरत ताजमहल को, जिसपे उस टाइम करोड़ों रुपए खर्च किए। तो यहाँ 8 साल यहाँ कैद में रखा अपने पिता को। ऐसा नहीं कि कमरे में, एक एरिया है, कभी आप घूमने जाएं तो आप देखेंगे आगरा का एक बड़ा सा एरिया है किले के अंदर का, जहां शाहजहां को एक तरह से नजरबंद कर दिया। इसमें बाग भी है, घूमने की बढ़िया एक अच्छी जगह है, मतलब आज के 10 घरों को मिला लो, इससे भी बड़ा घर था, शाही टाइप का था, जहां कहते हैं कि जेल में बंद कर दिया। यहाँ इसकी बेटी ने इसकी केयर की, पर 8 साल ये यहाँ से बाहर नहीं निकला। और उसके बाद फिर अपने भाई, इसका जो टक्कर देगा वो मेन कौन देगा? दारा। इंटेलिजेंट भी है, शाही सेना भी है। तो एक तीसरा युद्ध ये लड़ेगा, देवराई का युद्ध, और इसमें इसका भाई पकड़ा जाएगा और इसको पकड़ के कहेगा ये हमारे खिलाफ जरूर काम करेगा, मानेगा नहीं, तो इसका धड़ से सर अलग कर दिया जाए और अपने भाई का यहाँ सर कटवा देगा। कौन से युद्ध के बाद? बस उसके बाद मुराद और शाह शुजा तो वैसे ही कमजोर थे, बाद में इनको भी मरवा देगा और फिर अकेला राज करेगा भारत पर औरंगजेब। औरंगजेब में ना लाख बुराइयां थी, लेकिन औरंगजेब में एक अच्छी बात ये थी, इसने कभी भी अपने खर्चे का पैसा राजकोष से नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है। इसके पिता को देखो कितने शौकीन थे बिल्डिंग्स बनवाने के, पैसा तो घर से ही जाता होगा ना राजकोष से। इसके दादा पेंटिंग्स के शौकीन, दुनिया भर के बेस्ट पेंटर्स उनके महल में थे और अपनी पेंटिंग्स बनवाया करते थे तरह तरह की, कभी सीधे खड़े होके, कभी बैठ के, कभी टेढ़े खड़े होके, मेरी पेंटिंग बनाओ। चित्रों, अलग अलग पक्षियों की, पशुओं की, जानवरों की, पेड़ों की चित्रकारी के शौकीन थे। और आगरा में उन्होंने चित्रशाला बनवाई थी। यानी कितना खर्चा किया होगा, ये पेंटर कोई फ्री में तो आते नहीं होंगे, और विदेशों से भी पेंटर्स बुलवा बुलवा के अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे। तो पिता ने भी पैसा खर्च कर रखा था बिल्डिंग बनवाने में, दादा ने भी, और परदादा तो थे ही, मतलब पैसा भैया दुनिया भर का यूज करने वाले, जिनका नाम था अकबर। तो इसको लगता था ये पैसा ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसने राजकोष से एक पैसा नहीं लिया और सबसे सादे कपड़े पहनता था, बहुत सिंपल, सोबर, डिसेंट था, व्यवहार में ठीक नहीं था बस, वो भी हिंदुओं के प्रति। इसने अपना सारा खर्चा कहा था, मैं एक भी रुपया नहीं लूंगा राजकोष से, मेरा खर्चा मैं निकालूंगा कुरान लिखकर। ये कुरान लिखता था और इसकी लिखी कुरान मार्केट में बिकती थी। भाई ये किसने लिखी है? तो औरंगजेब ने। लोग उसके बदले पैसा देते थे, वो पैसा कलेक्ट करके इसको दिया जाता था। इसके खर्चे से वहां से ये अपने कपड़े बनवाता, अपनी पगड़ी, जो भी इनके पहनने ओढ़ने का काम था। एक तो कुरान लिखता था और दूसरा कहते हैं टोपी सिलता था, जो ये मुस्लिम लोग नहीं पहनते हैं क्रोशिये से जो बनती है, ये टोपी सिलकर। तो राजा या भी इतने बड़े आदमी, बादशाह की बनाई टोपी महंगी बिकती होंगी, इसकी लिखी कुरान महंगी बिकती होंगी। इनके पैसों से ये अपने सारे खर्चे निकालता था और बहुत डिवोटेड था अपने ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जिंदा पीर था। इसके पूर्वजों ने ना, जैसे रोज अपनी वो पगड़ी से नहीं पहनते सिर पे बड़ा सा, उसमें पता है हीरे जड़े होते थे। जैसे वो जो पाग या साफा कुछ भी कह लो, उसमें हीरे जड़वाते थे, वो महंगे बेशकीमती पत्थर और सोने के तार। इसने सबसे सिंपल अपनी पगड़ी, सबसे सिंपल कपड़े रखे, कभी खर्चा नहीं किया ज्यादा। लेकिन इसने अपने टाइम में प्रॉपर्टी को इतना बढ़ाया कि उस टाइम के वर्ल्ड की टोटल इनकम का 1/4 अकेले इसके पास आता था। इसके पास सबसे ज्यादा प्रांत थे और इसके पास सबसे बड़ा जो एरिया था ना, एरिया ये था। और कहीं ना कहीं ये गलती साबित हुआ, क्योंकि धीरे धीरे करके जगह जगह विद्रोह होने लगे। बुढ़ापे में ये विद्रोह दबा नहीं पाया और इसके मरने के तुरंत बाद ये पूरा इसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर अंदर से खोखला हो गया और ये धीरे धीरे करके गिरता चला गया। और हम देखते हैं इसके मरने के 50 साल के अंदर 1757 में आपके देश में प्लासी का युद्ध हुआ और BEIC को आपके भारत के खोखलेपन का अंदाजा लग गया और उसने सोच लिया कि यहाँ राज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई काबिल आदमी ही नहीं है। तो इसका डर था 1707 तक। उसके बाद सब चीजें धीरे धीरे करके हटती चली गई। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई सबको? जल्दी से बुक उठाओ, अब एक आज पढ़ लेते हैं, 2 कल पढ़ लेंगे। जहांगीर पढ़ लेते हैं आज, पेज नंबर 78 पर आ जाओ। जहांगीर 1605 से 1627। पैदा कब हुआ था जहांगीर?
फतेहपुर सीकरी बसने के 2 साल पहले। कब बसा फतेहपुर सीकरी? 1571 में राजधानी बना। वहां कच्चा सा काम कब करवाया था कुटिया वाला? 1569 में। किसने? अकबर ने। जब किसका जन्म हुआ था? सलीम का। और 2 साल बाद पूरी बिल्डिंग बनवा दी थी। फटाफट से पढ़ो पहला पॉइंट। जहांगीर का जन्म 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इनकी माता का नाम हरखाबाई मरियम उज्जमानी था। आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। इसी को जोधाबाई भी कह देते हैं। इन्हीं का नाम हीर या हीरा कुंवारी, ये इन्हीं के नाम है। यहाँ लिख लो जोधाबाई। जैसे अकबर जोधाबाई के अलावा ये जो अगला इसका बेटा है ना जहांगीर, इसकी एक पत्नी का नाम भी जोधाबाई था। जोधाबाई एक ही है वो। चलो अगला पॉइंट टिक करना। जहांगीर की पहली शादी प्रथम विवाह 1585 में मानबाई से हुआ, जो भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ, जिसे बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। खुर्रम जोधाबाई का पुत्र था। यही जोधाबाई जो जगत गोसाई है, जो आगे जाके क्या बनेगा? शाहजहां। यानी शाहजहां की माँ भी हिंदू है और खुसरो की माँ भी हिंदू थी। ये शादियां किसने करवाई थी? अकबर ने। इसने अपनी मर्जी से शादी की थी आगे जाके 1611 में मेहरुनिसा, जिसने अपने बाप, भाई की बेटी और माँ सब सेटल कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। मेहरुनिसा बेगम जहांगीर की मुस्लिम पत्नी थी। मेहरुनिसा को ही नूरजहां कहा जाता है। अगला पॉइंट भी टिक कर लो। 1605 में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 1605 में कौन मरा था? अकबर। तब इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिन्हें आईने जहांगीर कहा जाता है। अंडरलाइन करना। जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना। किसका बेटा ये? बैरम खां। बैरम खां जो कि संरक्षक था, जो कहां से आया था? ईरान के शाह के। किसकी मदद करने? अकबर। अकबर ने कब उनकी छुट्टी कर दी थी? 1560 में। जब 14 साल के थे तब से संरक्षक था, 18 तक साथ रहा। फिर 2 साल याद करो हरम दल के अंडर रहे, पेटीकोट साम्राज्य। ठीक है, ये टिक कर लो। आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक, महत्वपूर्ण शिक्षक हो गया। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, वो रीडिंग कर लेना, बेशक वो एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। 1627 को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर दफनाया गया। जहांगीर फारसी और तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। बाद अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के कौन सी भाषा में? फारसी। इसके पिता अपनी किताब क्यों नहीं लिख पाए? अनपढ़ थे। इसके दादा भी नहीं लिख पाए, भटकते रहे थे। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। इसके पिता की किताब अबुल फजल और फैजी ने। इसके परदादा ने किताब लिखी थी तुजुके बाबरी। वो कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में। ये टिक कर लो, फारसी भाषा में। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना। जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को जारी रखा। रविवार जो अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार जिस दिन ये राज्यारोहण हुआ था, मतलब इसको राजतिलक हुआ था, को साम्राज्य में पशु वध बंद करने की आज्ञा दी। इसके पिता ने अकबर ने भी पशु वध कुछ दिनों तक बंद रखा था। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पता है तुम लोगों को? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच के आई थी यहाँ कि अकबर मिलेगा, लेकिन 1608 में कौन मिला यहाँ? जहांगीर। पहले कौन आया था? सबसे पहले आया कैप्टन हॉकिंस। क्या ये अपनी बात मनवा पाया था? 3-4 साल यहाँ रहा, लेकिन इसकी नहीं सुनी जहांगीर ने। फिर इसके बाद आया था थॉमस रो। इसकी बात सुन ली गई थी और इसकी बात मान के इन लोगों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाने की कोशिश की थी? सूरत, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। फिर इन्होंने जाके बाद में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी कोठी बनाई थी पहली। जल्दी से टिक करना अगला। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया, 11 तक रहा, आगरा आए। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाहिए, लेकिन उसे 1611 में खाली हाथ बिना अनुमति के लौटना पड़ा। 1608 में सूरत में स्थापित ब्रिटिश कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने 1613 में दी। कोशिश कर रहे थे 1608 से, लेकिन आज्ञा कब मिली? 13। इन्होंने पहली कोठी कोशिश की सूरत में, लेकिन बनाई कहाँ? मसूलीपट्टनम में। लिख लो यहाँ, लिखो पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में बनी। ये एग्जाम में आता है, पहली कोठी कहाँ बनी? कोशिश सूरत की थी, लेकिन बनी मछलीपट्टनम में। कहाँ है मछलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम। आगे टिक करना। सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए। टॉमस रो जनवरी 1615 को अजमेर में जहांगीर से मिले और जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान की। तो कौन परमिशन लेने में कामयाब रहा? टॉमस रो। लेकिन लेने कौन आया था परमिशन? हॉकिंस। क्या कोशिश थी इनकी? कहाँ कोठी बनाए? सूरत। क्यों नहीं परमिशन दी जहांगीर ने? पहले पुर्तगालियों का डर था, पुर्तगाली क्योंकि हावी थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा, जिसके पिता थे मिर्जा गयास बेग, जो क्या बनेगा आगे जाके? एतमाद उद दौला, शाही दीवान, की पुत्री ईरान निवासी, और इसलिए मैंने कहा था वो एक आदमी की विधवा थी, अफगान शासक था वो,
के साथ निकाह किया। ये इसकी मुस्लिम पत्नी है, जबकि इसके दो बेटे हम पढ़ चुके। किससे जन्म ले गए? वो हिंदू, एक खुर्रम और एक खुसरो। खुसरो किसका बेटा है? मानबाई का। और खुर्रम किसका बेटा है? जगत गोसाई का। आगे टिक कर लो। मेहरुनिसा के साथ निकाह किया। विवाह के बाद मेहरुनिसा को नूरजहां और उसके पिता गयास बेग को एतमाद उद दौला की उपाधि से नवाजा। 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम और मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान के पद पर नियुक्त किया। नूरजहां ने 1611 से 1627 तक जहांगीर के प्रशासन को एक हद तक अपने नियंत्रण में कर लिया। कहते हैं जब कोई शाही फरमान जारी होता था ना, तो उस पर शाहजहां के साइन, इसके जहांगीर के साइन के साथ नूरजहां का भी हस्ताक्षर चलते थे। किसी औरत के हस्ताक्षर इतने साल पहले नामुमकिन बराबर बात थी, लेकिन नूरजहां बड़ी चालाक और समझदार महिला रही होगी, इसने खुद तो हावी हुई हुई अपने परिवार रिश्तेदारों को सबको वेल सेटल्ड बना दिया। देखो नेक्स्ट पॉइंट। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम नूरजहां की मां ने गुलाब से इत्र बनाने की कला विकसित की थी। नूरजहां ने आगरा में एतमाद उद दौला यानी अपने पिता का मकबरा बनवाया, जो पच्चीकारी, पित्रादुरा लिख लो यहाँ, जिसमें कीमती पत्थर जड़ देते हैं पत्थर के अंदर, पित्रादुरा, पच्चीकारी और सफेद संगमरमर भारत में पहला भवन था, इसके बाद ताजमहल बनेगा, का भी के कारण प्रसिद्ध था। नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे शाहदरा में बनवाया, लाहौर के पास, इसका भी निर्माण। तो अपने पिता का भी मकबरा और अपने पति का भी मकबरा किसने बनवाया? ये नूरजहां। ताकतवर और समझदार महिला थी ये। नेक्स्ट टिक करना। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया। वहां 1645 से आजीवन मृत्यु तक वहीं रही। तुमने नोटिस किया जहांगीर में तुमने जहांगीर कम पढ़ा और नूरजहां ज्यादा, इसलिए कहते हैं औरतों की देखो कितनी चलती है हिस्ट्री में भी। चलो